हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका यूपीएससी 2022 प्रीलिम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। ये है सेट नंबर 10। इससे पहले हम ऑलरेडी 9 सेट कवर कर चुके हैं। इस पूरी सीरीज़ में मैं एक्सपेक्टेड थाउजेंड्स एमसीक्यूज़ कवर करने वाला हूं जो कि जीएस के होंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं वो स्टैटिक एंड करंट के कॉम्बिनेशन से बने हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो सीरीज़ है वो बाइलिंगुअल रहने वाली है। इट मीन्स मैं इंग्लिश में भी रीड करूंगा और आपको हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विद रेफरेंस टू वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में हमें बताना है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये जो UNEP है उसी की एक स्कीम है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ये कहती है। सेकंड है हमारे पास, इट हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू एक्सेलरेट एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सेलरेट करेगा, तेज करेगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंड क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। तो अगर देखा जाए कौन सी स्टेटमेंट सही हमें ढूंढनी है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत क्यों है बताऊंगा आगे। और सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब हम इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन है। डिटेल क्या है इसकी? जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो एक एनुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर नहीं आता। तो ये किसके अंडर आता है? TERI, जिसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को हम लोग एक और नाम से पहले जानते थे, जिसका है जी दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। कुछ टाइम बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब TERI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च कंडक्ट करता है एनर्जी की फील्ड में, एनवायरनमेंट की फील्ड में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में। और ये हेल्प करती है इंडिया के लिए एंड जो ग्लोबल साउथ है, मीन्स जो साउथ की कंट्रीज है उनके लिए। ये जो TERI है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1974 में। उस टाइम पे इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन 2003 में इसका नाम चेंज कर दिया गया द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो चलो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द स्वामित्व स्कीम, जो स्वामित्व स्कीम है उसके बारे में क्या है? रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेट करता है जो नीचे दी गई हैं ऑप्शंस। देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बेनिफिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये फार्मर्स के लिए कहते हैं जो छोटे और जो मार्जिनल फार्मर है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। सेकंड स्टेटमेंट है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट टू हेल्प फार्मर्स। इस स्कीम के अंडर हम लोग सोलर पंप लगाएंगे, ग्रिड कनेक्शन लगाएंगे सोलर पंप पावर से रिलेटेड, जो कि फार्मर्स की हेल्प करेगा। थर्ड हमारा ऑप्शन है प्रमोट क्लस्टर डेवलपमेंट ऑफ आर्टिशंस एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो थर्ड ऑप्शन में बात हो रही है आर्टिशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की। एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहेबिटेड एरिया यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो चौथा ऑप्शन है कि हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे रूरल एरिया की जो लैंड है उसको मैप करने के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वामित्व स्कीम। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये एक सेक्टर स्कीम है। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द नेशनल पंचायती राज डे। जो नेशनल पंचायती राज डे था हमारा 2020 में, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। इसको कुछ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एंड सर्वे ऑफ इंडिया। इन सभी एजेंसीज ने मिलकर स्कीम को स्टार्ट किया है। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द फेज्ड मैनर। इसको फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो भी 5 सालों में, 2020 से लेकर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टीम सेल। स्टीम सेल के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टीम सेल आर स्पेशल सेल दैट कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ एंड चेंज इनटू द मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ये जो स्टीम सेल है वो अपने आप की कॉपी भी कर लेते हैं और अपने आप को एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल में डिवाइड भी कर लेंगे।
ऑप्शन नंबर सेकंड है स्टीम सेल थेरेपी हेल्प इन रिप्लेसिंग लॉस्ट एंड डैमेज सेल। जो लॉस्ट एंड डैमेज सेल हो चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है, जो कि बॉडी कैन नॉट रिप्लेस नेचुरली, जिसको कि बॉडी नेचुरली रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा फर्स्ट भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। अब थोड़ी सी डिटेल फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। स्टीम सेल्स आर बॉडीज रॉ मटेरियल, ये हमारी जो बॉडी है उसका एक रॉ मटेरियल है। अंडर सर्टेन conditions in a body or a laboratory steam cells divided to form more cells। जो स्टीम सेल है, चाहे वो किसी कंडीशन की बात करें, किसी सर्टेन कंडीशन की बात करें, लेबोरेटरी की बात करें, तो वहाँ पर अपने आप को ये काफ़ी ग्रो कर लेते हैं और इसीलिए इसको डॉटर सेल भी बोलते हैं, डॉटर सेल्स। दीज डॉटर सेल्स आइदर बिकम न्यू सेल्स और बिकम स्पेशलाइज्ड सेल, या तो वो स्पेशलाइज्ड सेल बना देंगे या फिर न्यू सेल्स बना देंगे विद अ मोर स्पेसिफिक फंक्शंस, जिनका कि स्पेसिफिक फंक्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि सच ब्लड सेल हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए, हार्ट मसल्स हो गए, बोन सेल्स हो गए। तो ये सारे के सारे टाइप के सेल्स बना देते हैं। नो अदर सेल, हमारी अगर बॉडी की बात करें, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो कि नेचुरली उसमें ये एबिलिटी है कि वो न्यू सेल को जनरेट कर सके। तो स्टीम सेल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विद रेफरेंस टू रिफ्यूजीज। ये रिफ्यूजी का मुद्दा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है रशिया एंड यूक्रेन का जो इशू है उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, रिफ्यूजी वाला सिस्टम। तो देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। जो इंडिया है वो इसका पार्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया देयर इज़ नो डेडिकेटेड लॉ टू गवर्न द रिफ्यूजीज। इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि रिफ्यूजीज को गवर्न करता हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमारा सही है, सेकंड भी सही है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, बोथ 1 एंड 2। देखते हैं फिर से डिटेल, आंसर सी है जी। देखो, चाहे इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन को, लेकिन फिर भी इंडिया कुछ ना कुछ राइट जरूर प्रोवाइड कर देता है अगर कोई इंडिया में रिफ्यूजी आ जाए, जहाँ असाइलम ले ले। और वो राइट कौन कौन से है, जैसे कि आर्टिकल 14 की बात कर लो, आर्टिकल 20 की बात कर लो एंड आर्टिकल 21 की बात कर लो, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब डेफिनेशन देख लेते हैं रिफ्यूजी की। रिफ्यूजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द 1951 कन्वेंशन, एक ऐसा पर्सन जो आउटसाइडर है एक कंट्री से, या फिर उसको अपनी कंट्री में कोई रहने नहीं दे रहा और उसको खतरा है अपने ही एरिया से, चाहे उसके रेस के नाम पे कि उसका कलर कैसा है, या उसके रीजन के नाम पे, उसकी नेशनैलिटी के नाम पे, मेंबरशिप के नाम पे, जब वो पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग करता है इस चक्कर में, या फिर पॉलिटिकली ओपिनियन, उसका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है। मीन्स किसी भी कारण उसको अगर किसी जगह में खतरा है तो वो दूसरी जगह में जाके रह सकता है, और उसके लिए मुश्किल है उस कंट्री में अपने आप को जिंदा रखना, और ये भी मुश्किल है कि वो वापस उस कंट्री में जा सके। तो अगर ये सारी की सारी कंडीशन हो सकती है तो ही किसी को रिफ्यूजी काउंट किया जा सकता है एज आ 1951 की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो कुछ राइट भी दिए जाते हैं, खासकर ये राइट उन कंट्रीज के द्वारा दिए जाते हैं जिन्होंने कि इस कन्वेंशन को साइन कर रखा होता है। फर्स्ट नंबर, द राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। अगर कोई रिफ्यूजी किसी कंट्री में चला गया और उस कंट्री ने साइन कर रखी है जो 1951 वाली कन्वेंशन है, वो कंट्री उसको वहाँ से निकाल नहीं सकती है। और दूसरी बात, वो उसको पनिश भी नहीं कर सकती कि भाई आपने इलीगली हमारी कंट्री में एंट्री करी है। इवन वो तो उसको राइट देगी, जैसे कि काम करने का राइट हो गया, उसको घर देंगी, उसको एजुकेशन देंगी, उसको पब्लिक रिलीफ भी मिला गया, असिस्टेंस भी मिलेगी, उसको रिलीजन की फ्रीडम भी मिलेगी, वो किसी भी रिलीजन को अपना सकता है और वो कोर्ट तक जा सकता है, उसको मूवमेंट की फ्रीडम मिलेगी और अपनी टेरिटरी में वो घूम भी सकता है। इवन उसको ट्रैवल करने के लिए डॉक्यूमेंट भी इशू कर दिया जाएगा और वो वहाँ पर काम करके अपने आप को अपना सर्वाइवल भी पॉसिबल कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये एक सेंटर की सेक्टर स्कीम है। ऑप्शन नंबर 2 है, अंडर द स्कीम ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रेंथनिंग बोथ एक्रीडेटेड एंड नॉन एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रली सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, मैं ऑलरेडी किसी वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको ध्यान से सुन लेना।
तो अगर देखा जाए एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। देखते हैं डिटेल इसकी क्यों गलत है फर्स्ट वाला। वो इसलिए गलत है क्योंकि ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, वो है हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है। और इसको जो कंटिन्यू किया जाएगा 31 मार्च 2026 तक, और जब भी इसका, जब उससे पहले अगर मान लो, जब उसके बाद भी इसका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, तब भी इसको बंद कर दिया जाएगा। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2013 में, आज से काफ़ी साल पहले। और इसका काम क्या था, एम क्या था, जो हमारी हायर एजुकेशन उसको स्ट्रेंथन करना। और इसमें जो फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की 60-40 की होगी, मीन्स 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और कुछ ऐसी स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है उनके लिए 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो उसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स दिए जाएंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के? ऑब्वियस है, एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है, जैसे कि हमें ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन की अच्छी करनी है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं खास करके स्टेट्स की, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देने की, वो अच्छे से काम कर सके। इंश्योर करना कि रिफॉर्म्स अलग अलग हों, हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए। जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना है और इक्वालिटी को लेके आना है। जो फैकल्टी है उसको भी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसमें कि रिसर्च हो सके। जो रीजनल इम्बैलेंसिंग है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उसको ख़त्म करना है, और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है। ये सारे के सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 करूंगा और ऐसे ही डिटेल के साथ करता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।